साथियों नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमको देश की तरक्की के लिए धार्मिक मतभेदों को भुलाकर, धार्मिक उन्माद को ख़त्म करके देश की तरक्की के लिए रोजगार और जनता के मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए और आपस में मिलजुल कर देश को आगे ले जाना चाहिए। आज स्थिति ये है कि जो सत्तासीन दल है भारतीय जनता पार्टी, ये इसके आनुषंगिक संगठन लगातार देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी देश की आज़ादी के लिए, आज उसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। जो स्थिति बनी हुई है, हरियाणा का जो चुनाव है उसका परिणाम आया, लोग अवाक हैं। हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त माहौल था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहता हो कि भाजपा के पक्ष में माहौल है। हर कोई ये बात कह रहा था कि भाजपा की सरकार जा रही है और बुरी तरीके से भाजपा हारने वाली है। चुनाव के दौरान मुद्दे किसानों के मुद्दे थे, उनके एमएसपी के कानून थे, सरकार का किसान के प्रति जो बेरुखी का रवैया था वो मुद्दा था, नौजवानों का मुद्दा था, अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा था, महिलाओं का मुद्दा था, पहलवान महिला जिनको मोदी के एक सांसद के खिलाफ आरोप लगाने और धरना प्रदर्शन करने के लिए यही दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, वो हरियाणा की बेटी। ये सभी मुद्दे थे और सबसे ऊपर तानाशाही से जो संविधान का दमन कर रही है मोदी सरकार और भाजपा की राज्य सरकारें, वो संविधान बचाने का मूल मुद्दा था। चाहे हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हों, उनका भी फीडबैक यही था कि भाजपा वहाँ से हार रही है चुनाव। किसी भी गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया या निष्पक्ष पत्रकार, हर कोई, पूरे देश का जो विश्लेषक था, जो मीडिया चैनल था, वो चाहे पक्षकार था या निष्पक्ष था, सबने कमोबेश एक सुर में एक आवाज़ बताई, एक निष्कर्ष बताया था अपना कि भाजपा वहाँ चुनाव हार रही है और बुरी तरीके से हार रही है। अब बीजेपी जितना लड़ेगी, अपनी स्थिति जो मजबूत कर सकती है, कुछ सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार से भारतीय जनता पार्टी का जाना निश्चित है। ऐसी स्थिति के बावजूद वहाँ चुनाव नतीजे बिल्कुल सबके आकलन के उलट आए। एक न्यूज एजेंसी की खबर उस दौरान चली थी कि संघ एक्टिव हुआ है और संघ ने पूरे हरियाणा में 116 बैठकें की हैं। अब चुनाव परिणाम आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रिजल्ट आया है, तब भांति भांति की रिपोर्ट्स आ रही हैं और गोदी मीडिया तो ऐसा करने लगा है कि गोदी मीडिया के समाचारों में अब ये बात छा गई है कि 16,000 बैठकें, ना 16,000 से एक कम, ना 16,000 से एक ज़्यादा, मतलब फिक्स 16,000 बैठकों का आंकड़ा आ गया है। जबकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा था। अगर 16,000 बैठकें हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद अपने प्रचार में चीख चीख कर ये बात बता रहे होते कि हम ग्राउंड पे ये कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे इस चुनाव परिणाम को गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई करने में लगे हैं। कई तो एंकर ये भी बताने में लग गए हैं कि नहीं, कांग्रेस ने ये कमी की, कांग्रेस की तरफ से ये दिक्कतें रहीं। तो सवाल बड़े हैं। जनता का मूड पूरब जाने का था और चल भी रही थी जनता पूरब को, अचानक से उनको पता चला कि वो तो पश्चिम पहुंच गए हैं।
कैसे हुआ, ये सभी आश्चर्य में है। जिन सीटों पर तकनीकी खामियों, मशीन की गड़बड़ियों, तंत्र का दुरुपयोग, इसकी शिकायत मिली, मशीन 99% तक चार्ज मिली, उस पे आपत्ति दर्ज की गई है, वो लगभग 20 ऐसी सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय था पीछे कि अगर वोटिंग रिजल्ट में दूसरे और तीसरे नंबर का कैंडिडेट चाहे तो वो चुनाव आयोग जाके मशीन और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करा सकता है। ऐसे लगभग 20 सीटें हैं और संभावना ये है कि ये बात की जा रही है। तो क्या चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियां मिलान कराने के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत अगर वो होता है तो हरियाणा के परिणाम पलट जाएंगे। हरियाणा चुनाव के दौरान 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी किया था वोटिंग का, और हरियाणा चुनाव आयोग ने ये कहा था कि 61.19% मतदान हुआ है। उसके बाद नायब सिंह सैनी का एक बयान आया कि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोट अनकोट नायब सिंह सैनी कि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम ही जीतेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, अनकोट। प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, वही हरियाणा में होने वाला है। परिणाम ऐसे हैं। और 7 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन का एक नया आंकड़ा जारी होता है कि नहीं जी, जो मतदान हुआ था वो 61.19% की जगह 67.9%, लगभग 13 साढ़े 13 लाख वोट अचानक से बढ़ गए। अब जब 13 लाख वोट बढ़ गए तो सोचिए कितने का हर बूथ पे अंतर आया। 90 सीटों में लगभग 15,000 का वोट का डिफरेंस आ जाएगा 13 लाख वोट में। और उसके बाद चुनाव परिणाम ये है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी के रूप में, निष्पक्ष रूप से काम करने वाली एजेंसी हुआ करती थी। जनता को इस पे भरोसा था, लेकिन आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल खड़ा हो रहा है और चुनाव आयोग इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। बहुत सारे पत्रकारों ने चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा कि जो आंकड़ा 5 अक्टूबर को मिला 61.19% वोटिंग का, वो 67.9 कैसे हो गया? और जब चुनाव आयोग ये दावा करता है डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग में, तो 2 दिन बाद तक वो डेटा क्यों नहीं अपलोड होता है, जबकि हर घंटे का आंकड़ा चुनाव आयोग जारी करता है? तो क्या चुनाव आयोग इस बात की जवाबदेही से भाग रहा है? चुनाव आयोग क्या इस सवाल का जवाब देकर अपनी निष्पक्षता को साबित नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग हर उस सवाल को अपने रटे रटाए बयान से जब टाल देता है कि नहीं जी हम निष्पक्ष हैं, हम कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ये प्रोसीजर है, तो जनता के मन में भ्रम पैदा होता है और चुनाव आयोग की छवि धूमिल होती है। यही हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 में भी कि अचानक से कुछ दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? फॉर्म सी जो आपने साइन करके उसी दिन दिया, उस फॉर्म सी से भी आंकड़ा कैसे अलग हो जाता है? भाई फॉर्म सी आपने 7 अक्टूबर को तो दिया नहीं, 5 अक्टूबर को दे दिया। जब 5 अक्टूबर को फॉर्म सी आपने दिया तो जो आंकड़ा था वही फाइनल आंकड़ा था 61.19%। 2 दिन बाद
7 अक्टूबर यानी मतगणना से एक दिन पूर्व इलेक्शन कमीशन उसको 67.9% कर देता है, और इतने वोटों का जो अंतर है, अब आप सोचिए कि क्या होगा। कांग्रेस की अगर बात करें 11 सीटें ऐसी हैं जो कि कुल 23,000 वोट से हारी है, और वोट बढ़ जाते हैं 13 लाख। अगर वो 11 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ जाती हैं तो भाजपा कहां चली जाएगी। जनता इस बात को लेके आश्चर्य में है, और चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा हो रहा है, और चुनाव आयोग के और मुख्य चुनाव आयुक्त की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनता के उन सवालों का जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं देगा तो ये समझ आएगा, ये लगेगा कि चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिलीभगत में शामिल है। एक बात और कहना चाहते हैं कि जब बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी बड़ी बेशर्मी से ये बात कह दे कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति हुई वही होने वाली है मध्य प्रदेश में। देखिए, बीजेपी के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी चलती हुई सरकारों को तोड़ देने वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये आपको पता है, इन जगह पे जो सरकारें एग्जिस्ट कर रही थी, चल रही थी, उनके विधायकों को तोड़कर भाजपा ने सरकार बना ली। तो उसका तो लोकतंत्र में कोई भरोसा ही नहीं है। लोकतंत्र में भरोसा होता तो चलती हुई सरकारों के विधायक तोड़कर गिराना ये नहीं होता। तो देश में आज लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, ये बड़ी चिंता का विषय है। लोग इस पे ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा मंथन कर रहे हैं। आज का ताज़ा बयान बीजेपी का आया है कि प्रो इनकम्बेंसी, हरियाणा के रिजल्ट को आधार बना के वो कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा में वोट हमको मिल गए और हम जीत गए, वैसे ही महाराष्ट्र में भी प्रो इनकम्बेंसी है। तो हरियाणा की जनता को अब इस बात का जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरीके से हरियाणा में वोट बढ़ गए, जनता के सोच विचार और मूड के विपरीत भाजपा की सरकार बन गई, उससे सबक लेते हुए चौकन्ना रहें और अधिक से अधिक वोटों को कास्ट करवाएं। वोट छूटे नहीं, हर वोट को वो जरूर कास्ट करवाएं, जिससे कि इनकी मनसा धूमिल हो, क्योंकि इनका तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है और ये तानाशाही में भूल जा रहे हैं कि लोकतंत्र बचना भी चाहिए। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी संसद में जब ये जानते थे कि उनकी सरकार अल्पमत में है और उनके पास संख्या बल नहीं है, फिर भी बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा कि मैं तोड़ फोड़ की सरकार चिमटे से नहीं छूऊंगा। चलो, देश की जनता ने इस बात को मान लिया। लेकिन आज जो भाजपा है वो एक तानाशाही के हाथ में है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठा सके। जनता ही एक अंतिम विकल्प है, जनता ही आवाज़ उठा सकती है और जनता ही चाहे तो इस तानाशाह को धूल चटा सकती है। तो मेरा जनता से ये आग्रह है कि आप एकजुट हों, और जैसा मैंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी का मैंने वो कोट आपको बताया कि देश, प्रदेश और जनता का तरक्की इसी में है कि वो धार्मिक उन्माद की बजाय जनता के हितों के मुद्दों पे चर्चा करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन मुद्दों के लिए अगर एकजुट होकर वो खड़ी हो तो देश भी आगे जाएगा, प्रदेश भी आगे जाएगा और हर वो जनता की भी तरक्की होगी जो इस देश में खुशहाली से जीना चाहता है। इस वजह से महाराष्ट्र के
और झारखंड के चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है। आप सभी को आज ही इसे कमर कस लेने की ज़रूरत है और एकजुट होकर इस तानाशाह के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।